हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 9 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर कुछ कॉमन आर्टिकल्स दिए गए हैं जिनको हम केवल एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे, जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे। दूसरी बात, जितने भी आर्टिकल्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो वही आर्टिकल्स होंगे जिनका कोई नाता होगा यूपीएससी के सिलेबस के साथ, चाहे वो जीएस पेपर 1 के साथ हो, 2 के साथ हो, 3 के साथ हो, 4 के साथ हो। ऑटोमेटिकली जो भी सिलेबस से बाहर के आर्टिकल है, हमारे काम के आर्टिकल्स नहीं हैं, उनको हम छोड़ते हुए चलेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा यूट्यूब के साथ साथ एक टेलीग्राम पर भी चैनल है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको जो वीडियोस मिलती हैं उनका पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा इस टेलीग्राम के चैनल पर आपको जितने भी आर्टिकल्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो किस पार्ट ऑफ यूपीएससी के सिलेबस के साथ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए क्या क्या उसमें से इम्पोर्टेंट है उसके आपको शॉर्ट नोट्स वहाँ पर मिल जाते हैं, तो आपको खुद से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि है इंडियाज़ ₹10,000 करोड़ एआई मिशन। 10,000 करोड़ बल्कि 10,372 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा रही है यूनियन के द्वारा। कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। यूनियन मिनिस्टर इसको अप्रूव करते हैं और बताते हैं कि अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके लिए हम नए नए अवसरों को पैदा करेंगे। अब इसमें क्या क्या अवसर पैदा किए जा सकते हैं आप लोग सोचिए। देखिए, कभी भी अगर आपको कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए कंप्यूटिंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंप्यूटिंग कैपेसिटी यानी कि अभी किस चीज़ से आप उसको बना सकते हो। खासकर एआई के अंदर में कंप्यूट जो होता है, कंप्यूटर यानी कि जिससे आप उसको प्रोसेस करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, फिर उसका इंटरफेस जो बनेगा, वो सारी चीज़ें जानी जाती है कंप्यूटिंग कैपेसिटी से। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है एक लार्ज एआई सिस्टम को बनाने के लिए, और इसी में आप क्या करते हो, एल्गोरिदम जो होता है उसको यहाँ पर सेट करेंगे, इनोवेशन करते हो एल्गोरिदम के बीच में। उसके अलावा जो भी डाटा आपको यहाँ पर डालना है, 2 तरीके का डाटा होता है एआई के अंदर, मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। एक होता है ANN। अब ANN क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें हमने कल भी इस पर अच्छे से डिस्कशन किया था। न्यूरल जो ये नेटवर्क होता है, इसका मतलब है यानी कि न्यूरॉन से रिलेटेड, कि हमारे जो एआई का ब्रेन है वो हमारे ह्यूमंस के ब्रेन से ही हमने प्रभावित होकर बनाया है उसको। जैसे हमारे माइंड के अंदर यहाँ पर अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं, अलग अलग न्यूरॉन्स काम करते हैं, उसी तरीके से एआई के माइंड के अंदर भी हमने कुछ ऐसा ही सिस्टम बनाया है कि अलग अलग जो वायर्स होंगे, अलग अलग जो डाटा यहाँ पर फीडअप किया गया है, उससे वो आराम से सारी चीज़ों को कर पाए। अब जो ANN नेटवर्क होता है, इसमें एक चीज़ क्या होती है कि ANN के अंदर आपको जो नेटवर्क बनेगा, इसमें आपको पहले बहुत सारा डाटा फीड करना पड़ता है, यानी कि आपने डाटा दे दिया है तो ही अब वो चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कुछ नया बनाना है, कुछ इनोवेशन करनी है, तो इनोवेशन आप इसके अंदर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है कि एक ही उसके ऊपर आपका चल रहा है, तो इनोवेशन इसमें नहीं होगा, कोई नया नहीं होगा। अगर आपको इनोवेशन करना भी पड़ेगा तो आपको रीलर्न या फिर री डाटा प्रोसेसिंग यहाँ पर करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको बना सकते हो। तो जितनी ट्रेनिंग आप इसको दे रहे हो, जितना डाटा आप इसमें फीडअप कर रहे हो, वो सब आपको बिल्कुल नए सिरे से करना पड़ेगा। ये होता है आपका, अगर मैं आपको बताऊं, ANN है। दूसरी में इसी के अंदर होता है L2। अब ये L2 क्या है, ये लर्निंग का प्रोसेस है, और ये जो L2 होता है ये एक्चुअली में लाइफ टाइम के लिए होता है। तो ये क्या है कि लाइफ टाइम, अब इसके अंदर क्या कैपेसिटी है, लाइफ टाइम के लिए है, तो यानी कि इसमें सेल्फ लर्निंग कैपेसिटी होती है, खुद से सीखता जाएगा। आपको बस एक बार इसको स्टार्ट करना है, उसके बाद ये खुद ब खुद सीखता जाएगा। ये होता है सेल्फ लर्निंग। तो ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, इसी प्रोसेस को बोला जाता है कंप्यूटिंग, कि आप इसी में डाल रहे हो, इसी का लर्निंग करवा रहे हो, इसी में अलग अलग आपने एल्गोरिदम बनाए हैं, और उसी कंप्यूटिंग को यहाँ पर बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, GPUs की ज़रूरत पड़ती है। अब जो GPUs होते हैं उसके लिए इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कंप्यूटिंग कैपेसिटी बनाना चाहती है 10,000 GPU से भी ज़्यादा। देखिए, मोर देन 10,000 GPU यहाँ पर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो बनाने की इंडिया में कोशिश की जा रही है।
इसके अलावा ये भी है कि इसकी जो जीपीयू होगा इसमें बहुत सारी जितनी भी इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, मेजर जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसको ये कवर करे, उसमें वो डाले। खासकर आपको एआई की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, हेल्थ केयर के अंदर आपको इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, कोई उनको रीजनल लैंग्वेज आती है, तो वो भी अगर वो उन लैंग्वेज में सर्च नहीं कर पाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा। दूसरी किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट पड़ती है, एग्रीकल्चर के लिए। तो लोगों को ताकि वो अच्छे से इन जगहों पे एआई का इस्तेमाल कर सके तो अलग अलग यहाँ पर लैंग्वेजेस बनाई जाएंगी जितनी इंडिया के अंदर पॉसिबल हो सकती हैं। इसके अलावा एआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी इसमें बात की गई। इसमें क्या कह रहे हैं कि पब्लिक प्लस प्राइवेट, देखिए 2 पार्टनरशिप इसमें होंगी, पब्लिक होगा प्राइवेट होगा। पब्लिक से क्या मतलब होता है, पब्लिक से आपका मतलब होता है गवर्नमेंट की पार्टनरशिप, यानी कि गवर्नमेंट पैसा देगी, सब्सिडी देगी, प्रॉफिट देगी यहाँ पर, और प्राइवेट यानी कि कोई अगर स्टार्टअप करने आ रहा है सामने, उनके साथ मिला जाएगा, उनको सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और ये 50% वाइटेबिलिटी गैप फंडिंग में माना जा रहा है कि मान लीजिए प्राइवेट कोई आ रहा है, उसको एआई में कुछ करके दिखाना है, तो उसको लगभग 50% तक की जो फंडिंग है उसके काम के लिए वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर दी जा सकती है। बेसिकली हम देखेंगे कि लगभग जो 4,564 करोड़ रुपए हैं वो केवल और केवल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। अब ये आर्टिकल आपका दोनों जगह पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए भी क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या करना है, और मेंस के लिए भी क्योंकि एआई जो है वो काफ़ी न्यूज़ में है। एआई के खतरे भी बहुत लगातार 1 साल से हम देख रहे हैं कि बार बार खबरों में आ रहे हैं, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से टॉपिक को करना चाहिए। अब दूसरा हम देखते हैं कि अब इसका हार्डवेयर का क्या होगा। ये तो कंप्यूटिंग जो ये सॉफ्टवेयर के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका है, तो हार्डवेयर के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो कैबिनेट है उन्होंने गवर्नमेंट ने स्टार्टअप करने के लिए अलग अलग जो लेवल है उनके लिए रफली 2,000 करोड़ रुपए यहाँ पर निकाल के रख दिए हैं। इसमें सबसे पहले तो इंडिया एआई डाटाबेस प्लेटफॉर्म जो है वो सेटअप किए जाएंगे अलग अलग जगह पे, और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने की बातें हो रही हैं। तीसरा यहाँ पे इंडिया एआई इनोवेशन रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे, जैसे कि अलग अलग सेंटर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनेंगी, उसी में लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स पे भी फोकस किया जाएगा, जिसमें लगभग 2,000 करोड़ रुपए उसके लिए निकाल कर रख दिए गए हैं। इसके अलावा जो मेन पॉइंट यहाँ पर है ये है कि यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा उन स्टूडेंट्स को। लगभग 4,000 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी बीटेक कर रहे हैं, उनमें से 400 ऐसे स्टूडेंट को लिया जाएगा जो अभी एमटेक कर रहे हैं, और लगभग 600 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी पीएचडी कर चुके हैं। इन सभी को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे ताकि ये लोग क्या कर सके, एआई के अंदर आके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपना फोकस करें और ज़्यादा उसके ऊपर इनोवेशन कर सके। तो इसी वजह से इनको क्या दी जाएगी, फंड दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे, सपोर्ट किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनाउंसमेंट जो है वो ओवरऑल पॉलिसी में इस सेक्टर में कैसे फिट आती है। देखिए इंडिया एआई मिशन जो है ये एक कैबिनेट ने क्लियर किया इसको, जब हमने पहले 2-3 दिन पहले एक चिप प्रोजेक्ट को बिल क्लियर किया था। अब चिप प्रोजेक्ट यहाँ पर जब यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा क्लियर किया गया था तो उसमें जो फंड था वो था 1.26 लाख करोड़, 1.26 लाख करोड़ का फंड यहाँ पर दिया गया था। और इसके अंदर यही था, कोशिश यही की जा रही है कि इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर उभार कर लाया जा सके, उसके अंदर इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दे। तो की इकोनॉमिक ड्राइवर इसको माना जा रहा है। और उसी के बाद में अब हम लोग आए हैं एआई के अंदर, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी देख सकते हैं टेस्ला जैसी कारें होती हैं तो उनमें भी एआई काम करता है। तो क्यों ना हर फील्ड में हम इस रेवोल्यूशन को अपने कंट्री के अंदर लेके आएँ और लार्ज स्केल पे हम लोग अपने एआई मॉडल्स को बनाएं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट इस तरह के बड़े स्टेप यहाँ पर ले रही है। अब इसकी रेगुलेशन से बात भी आएगी। हम यूपीएससी एस्पिरेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आपको ये नहीं देखना है कि खबर में बताया क्या गया, आपको उसके आगे पीछे भी देखना है कि कोई चीज़ अगर आ रही है तो उसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर नियमावली कैसे बनाई जाएगी। जब बात करते हैं हम रेगुलेशन की तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पैक्ट हैं। देखिए कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि अभी तक
एआई में आप इतना ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ने को तो बोल रहे हो, सपोर्ट तो कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपने कोई रेगुलेशन यहाँ पर नहीं लगाए हैं। अब रेगुलेशन की बात करें तो देखिए अभी तक 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो रेगुलेशन लेके आ चुकी हैं। एक तो ईयू है, यूरोपियन यूनियन जो हम कहते हैं, उनका एआई एक्ट नाम से यहाँ पर पास हुआ है और उस एक्ट के तहत एक फ्रेमवर्क दिया गया है कि कैसे एआई में काम करना है। उनके अलावा यूएसए ने भी यूरोपियन यूनियन के एग्जैक्टली बाद में यहाँ पर एआई बिल ऑफ राइट्स को लेकर आ गया था और उसमें भी फ्रेमवर्क दिया गया है कि कैसे एआई से रिलेटेड यहाँ पर रेगुलेशन करना है। इंडिया में अभी तक ये आया नहीं है, इस पर चर्चाएं होंगी, बातें होंगी, देखते हैं हम। अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन आने वाला है मॉनसून सेशन, तो उसमें क्या रहता है उसके लिए अभी तैयार रहिएगा। और खैर अभी के लिए इतना ही इस आर्टिकल में था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है व्हाई साइंटिस्ट वोटेड डाउन प्रपोजल टू डिक्लेयर स्टार्ट ऑफ एंथ्रोपोसीन। देखिए अब यहाँ पर जो आर्टिकल दिया गया है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 के अंदर। अब जीएस पेपर 1 का सिलेबस हमें पता है क्या क्या होता है, उसमें हिस्ट्री आती है, आर्ट एंड कल्चर आता है, एंड इसके अलावा आपकी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है। तो ये मेन सब्जेक्ट है। अब ये जीएस 1 के अंदर ये हिस्ट्री में भी आता है क्योंकि बात हो रही है एंथ्रोपोसीन की, ज्योग्राफी में भी आता है क्योंकि टाइम स्केल पर हम बात कर रहे हैं। तो मेनली ये आपके लिए कुछ फैक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है जानने के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा, कि एंथ्रोपोसीन एक्चुअली में होता क्या है, अगर आपसे ये टर्म पूछ ली जाती है तो। और मेंस के हिसाब से बहुत बड़ी डिबेट है जो मुझे नहीं लगता कि जीएस पेपर 1 के अंदर आपका सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये ऑप्शनल के लिए ठीक है। लेकिन जीएस पेपर 1 में क्योंकि जो हिस्ट्री दी गई है वो मॉडर्न इंडिया से ही पूछा जाता है आपका, तो इसी वजह से वहाँ पर ये मेंस में सवाल तो नहीं आएगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ना हम इसको शॉर्ट करके पढ़ें और क्यों हम इतनी बड़ी डिबेट में जाना चाहते हैं एंथ्रोपोसीन क्या है, किस हिस्टोरियन का क्या मानना है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए इसको छोटा बना के पढ़ते हैं। अब हमें एंथ्रोपोसीन को समझना है तो उससे पहले एक्चुअली में जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझना पड़ेगा। अब ये जीटीएस क्या होता है, देखिए जीटीएस एक्चुअली में होता है टाइम स्केल। टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका रोक सिस्टम है, हमारे पास रोक्स हैं हमारे बहुत प्राचीन राइट, और उसी रोक सिस्टम के अंदर जब हम उसको टाइम के अकॉर्डिंगली समझते हैं एक टेक्निक के द्वारा, तो हम उसको टाइम स्केल बोल देते हैं। इसीलिए क्या है, समय को बताता है। अब इसी समय को जो अलग अलग होता है, अब ये अलग अलग पार्ट में बता हुआ है। कैसे पार्ट में बटा हुआ है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए ये है हमारा टाइम स्केल। अब ये जो टाइम स्केल होता है ये एक्चुअली में टाइम के अकॉर्डिंग बटा हुआ है। यहाँ पर आपका टाइम जा रहा है, यहाँ पर नीचे से अगर हम स्टार्ट करेंगे और ऊपर हम देखेंगे कि ये सबसे पहले जो बटा हुआ है वो बटा होता है इयोन्स में। इयोन्स यानी कि यहाँ पर क्या चल रहे हैं, अलग अलग इयोन्स आए हुए हैं। उसके अलावा हम देखते हैं फिर आता है एरा, आपको पता होगा मुगल एरा, ब्रिटिश एरा, इस तरीके का। उसके बाद आते हैं पीरियड्स। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एपोच होते हैं और उस सबसे पहले होती है एज। अब एज जो होती है वो सबसे प्राचीन हम इसको बोल सकते हैं। तो ये 5 भागों में बटा होता है। एज का क्या मतलब होता है, ब्रोंज एज यहाँ पर आ गया, या फिर हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर आयरन एज की बात होती है। तो ये एज होता है एक बहुत लंबा समय जिस टाइम पे कोई पर्टिकुलर चीज़ के नाम से आपका जाना जाएगा। एज को हिंदी में एक्चुअली में युग भी बोल देते हैं। तो जैसे कि अलग अलग जो युग आते हैं उनको आपका यहाँ पर एज बोला जाता है। फिर एपोच होता है, पीरियड्स होते हैं, एरा होता है, एंस। तो एंस जो होता है वो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और एज जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट बोल सकते हैं या फिर सबसे ओल्डेस्ट हम बोल सकते हैं। इसको सबसे अच्छा क्या रहेगा, सबसे ओल्डेस्ट जो यूनिट होती है वो होती है एज। अब अलग अलग एज होती है। अब जैसे कि होलोसोन पीरियड भी है यहाँ पर, तो पीरियड्स के अंदर में और एजेस के अंदर में कौन सी एज के अंदर कौन सा पीरियड आ रहा है ये हम अलग अलग टाइम स्केल के ऊपर देखते हैं। ये आपका ज्योग्राफी की 11th क्लास में भी आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं कि ठीक है, हमें टाइम स्केल समझ में आ गया है कि यहाँ पर कोई एज आ रही है मान लीजिए, और उस एज के तहत में यहाँ पर कोई एपोक है, कोई पीरियड है, फिर कोई एरा है, फिर कोई उसके अंदर इयोन्स होंगे। तो एज अगर एक होगी तो उसमें 2 या 3 से ज़्यादा एपोक हो सकते हैं, 3 से 4 यहाँ पर पीरियड्स हो सकते हैं, 5 से 7 एराज भी हो सकते हैं, और हम देखते हैं कि 1 या 2 एनॉन्स भी हो सकते हैं। तो ये आपका टाइम स्केल बटा होता है। फिर इससे हम कैसे
प्राप्त करते हैं, टाइम स्केल शुरू होता है लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। यानी कि जब आपकी अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी, जब हमारी अर्थ बनती है, उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि द्रविडियन एज यहाँ पर आती है। और इस एज में क्या होगा कि इस एज के अंदर फिशेज़ आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस जो फिशेज़ का टाइम आएगा उसको हम देखते हैं कि उसके बाद में रेप्टाइल्स आएंगे, उसके बाद में अलग अलग जो वर्टिबर्ड्स हैं वो आने शुरू होंगे, उसके बाद में ह्यूमंस कहीं बहुत ऊपर जाके आएंगे, कार्बोफोनियस एज यहाँ पर शुरू होगी, और यही सब इस तरीके से चलता है। अब जब आप इस टाइम स्केल को समझ चुके हैं तो अब आपको समझना होगा कि एक पीरियड जो अभी करंट हम लोग चल रहे हैं उसको बोला जाता है होलोसेन पीरियड। अब ये जो होलोसेन पीरियड है, इससे पहले एक पीरियड आता था प्लेस्टिशियन पीरियड के नाम से। ये जो प्लेस्टिशियन पीरियड है, ये एक्चुअली में इन दोनों का डिफरेंस ये है कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाते हैं, तो उनका डिफरेंस ये था कि 3/4 ऑफ जो हमारी अर्थ थी वो बर्फ़ से ढक चुकी थी। तो इतने बड़ा जब कुछ होता है तब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही अलग जो पीरियड है, मोस्टली जो पीरियड्स बांटे गए हैं वो बांटे गए हैं मास एक्सटेंशन पे। मान लीजिए धरती पे से 70-80% कुछ ख़त्म हो गया है, बिल्कुल एक्सटेंट हो गया है सब कुछ जो भी यहाँ पर था। उसके बाद हम किसी नए पीरियड में चलेंगे कि अब दोबारा से शुरुआत हो रही है। तो ऐसा ही हमारे पास अभी तक बहुत सारे टाइम पीरियड रहे हैं, टाइमोलॉजिकल। अब क्या हो रहा है कि 2014 से लेकर हम देखते हैं कि एक नए कंसेप्ट यहाँ पर सामने आया था। एक नया, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी हम होलोसीन के तहत आगे बढ़ के आगे आ गए हैं एंथ्रोपोसॉन के अंदर। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है, कुछ हिस्टोरियंस का भी ये मानना है, कुछ जियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका भी ये मानना है, कुछ क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी जो होते हैं उनका भी ये मानना है। एंथ्रोपोसीन है क्या? अब एंथ्रोपोसीन का मतलब यहाँ पर है कि एक ऐसा युग, एक ऐसा समय जो ह्यूमन से रिलेटेड है, जो आदमियों से, इंसानों से रिलेटेड है, और इंसानों ने उसमें इतना बदलाव कर दिया है, इतना बदलाव कर दिया है हमारी प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर, कि अब यहाँ से उसको वापस ले जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये होता है एंथ्रोपोसेन का मतलब। यानी एंथ्रो जो वर्ड है, ये एंथ्रो ही वर्ड होता है रिलेटेड टू मैन या ह्यूमन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा एंथ्रोपोसेन हो गया है कि ये एंथ्रोस की वजह से, ह्यूमंस की वजह से इतना ज़्यादा चेंज आ गया है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है अर्थ के अंदर, इतना ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, इतना ज़्यादा हम लोगों ने बदलाव कर दिए हैं। फॉरेस्ट को, बहुत बड़े बड़े जो जंगल थे उनको हमने काट कर एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया है। तो एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग लेकर आए हैं जो टाइमलाइन है उसके अंदर, और एक डोमिनेंट हम लोग यहाँ पर फ़िलहाल हैं। और जैसे कि एक एज थी जिसको हम बोलते हैं कि कैसे डायनासोर जो होते थे, जब उनका एक्सटेंशन होता है, जब वो लोग ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद भी हम एक नई एज में परिवर्तन लेते हैं, एक नए पीरियड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यूरोपियन सेटलमेंट, कुछ ऐसे लोग हैं, एक एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया था जिसमें 37 मेंबर रिसर्च थे। वो लोग ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रपोजल किया जा रहा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस को, देखिए अभी तक क्यों किया जा रहा है कि ताकि ये टाइम स्केल के अंदर इसको भी रख दे, एंथ्रोपोसेन एज जो है उसको भी रख दे। अब ये बहुत ही नया सा कंसेप्ट है। अब जब ये बात चलती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस के पास में, तो वो लोग एक्चुअली में फरवरी में इस प्रपोजल को लेते हैं, फिर एक बॉडी बनाते हैं इंटरनेशनल कमीशन के नाम से, और उसके बाद वहाँ पर वोट होने के बाद 12-4 की ये वोट होती है। 12 लोग इसके अगेंस्ट में जाते हैं और 4 लोग इसको बनाना चाहते थे। ये जो एंथ्रोपोसेन अप्रोच है इसको यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, नहीं माना जाता है, कि आपको ये नहीं माना जाएगा। वो कह रहे हैं कि अभी इतना भी कुछ ह्यूमंस ने बड़ा नहीं किया है प्लेनेट के साथ कि हम लोग इसको एक नई यहाँ पर अप्रोच का दायरा दे दें। खैर, अभी तक आप लोगों के लिए इतना ही जानना इम्पोर्टेंट था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है आधार एंड वोटर आईडी, व्हाई द इलेक्शन कमीशन वांट टू अमेंड इलेक्शन लॉज। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली सेंटर के पास गए और उन्होंने बोला कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, RPA है 1950, उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए।
क्यों करना चाहिए? देखिए यूपीएससी का जब आप सिलेबस देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जीएस पेपर 2 के अंदर बहुत ही स्पेसिफिकली अलग से इसको लिखा गया है आरपीए एक्ट को, कि इसको आपको अच्छे से याद करना चाहिए। अब ये इतने अलग से लिखा गया है उसके अंदर, तो कितना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ऐसे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग ये हमें ये पता होता है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर नेशनल लेवल की बनेगी, कौन पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी जिसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, वोटिंग किस तरीके से मिलेगी, और जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी लगभग यहाँ पर सारी पावर्स कहाँ से मिलती हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से ही मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि अमेंडमेंट किस चीज़ के बारे में था, संशोधन करने की बात की गई। तो संशोधन की जो बात की जा रही थी वो की जा रही थी आधार से रिलेटेड। देखिए क्या होता है 2014 के अंदर, 2015 के अंदर एक्चुअली, यहाँ पर जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एस ब्रह्मा उनका नाम था, उन्होंने पहली बार ये अनाउंसमेंट की कि आपका जो वोटर कार्ड होगा उसको लिंक कर दिया जाएगा आधार कार्ड के साथ में। अब ये जो लिंक हो रहा था इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन जाती है और वो कहते हैं कि प्राइवेसी का मामला है, इसको रहने दीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर कि ठीक है आप लोगों का ये वॉलंटियर हो जाएगा, यानी आपकी अगर इच्छा होगी तो आप इसको लिंक करा दीजिए, नहीं इच्छा तो नहीं कराइए। कारण पूछा गया कि लिंक क्यों करवाना है। कारण ये बताया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि फ्रॉड होने कम हो जाएंगे। वोटिंग के अंदर जो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो 2-2 वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं या 2-2 से 3-3 वोट डाल देते हैं इलेक्शंस के अंदर, वो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड तो आपका एक ही बनेगा, आपकी बायोमेट्रिक्स की वहाँ पर इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो ये यहाँ पर दावा किया गया। 2015 में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको करने से मना कर दिया, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंटली आप आधार कार्ड से रिलेटेड अगर कोई भी एक्ट बनाएंगे तो पहले आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा और तभी आप इसमें लगा सकते हो। ऐसा ही होता है। 2021 के अंदर इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल आते हैं 2021 में, और उसके बाद में फिर से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा 2022 में फिर से वॉलेंटरली बेसिस पर, स्वेच्छा के ऊपर, किसी की इच्छा है तो वो ये काम करे, वॉलेंटरी बेसिस पर इसको फिर से लागू कर दिया जाता है। अब प्रॉब्लम ये आती है, देखिए उसी वॉलंटरी के चक्कर में यहाँ पर फॉर्म 6B निकाला जाता है, नया फॉर्म निकाला जाता है और उसके अंदर ये ऑप्शन दिया जाता है कि आपको आपका आधार नंबर भी डालना पड़ेगा। समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना के कांग्रेस लीडर हैं जी निरंजन की तरफ से, वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेकर जाते हैं और वो बोलते हैं कि फॉर्म जो 6B निकाला गया है, इस फॉर्म के अंदर एक्चुअली में आपका वॉलंटरी ऑप्शन तो दिया ही नहीं गया है। क्या मतलब हुआ? फॉर्म 6B जो है आधार से रिलेटेड, उसमें 2 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम बोलता है ऊपर की तरफ कि आप अपना आधार नंबर डालिए, दूसरा कॉलम बोलता है कि मेरे पास कोई आधार बना ही नहीं है। इसमें वॉलंटरी कहाँ है? इसमें यहाँ पर वो बोलते हैं कि फॉल्स डिक्लेरेशन, मान लीजिए किसी को अपना आधार कार्ड नहीं देना है तो क्या वो फॉल्स डिक्लेरेशन करे, यहाँ पर झूठी घोषणा करे कि मेरे पास आधार बना ही नहीं हुआ है, क्योंकि वॉलंटरी का यहाँ पर कोई वो दिया ही नहीं गया है। अब यही बात जब जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो इसी के ऊपर अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि फॉर्म 6B जो है इसके अंदर आप एक काम कर दीजिए, कुछ अमेंडमेंट कर दीजिए और ये जो ऑप्शन है इन 2 कॉलम्स को हटाकर आप सिर्फ एक कॉलम लेके आइए जिसमें लिखिए आधार नंबर ऑप्शनल, तो ये आप कर दीजिए। लेकिन अभी सेंटर के द्वारा पता चला है कि उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। अभी हम देखते हैं कि क्या इसके ऊपर कुछ किया जाएगा या इसके ऊपर अभी नेक्स्ट फैसला नहीं लिया जाएगा, वो हम आगे ध्यान से पढ़ेंगे इसके ऊपर जब भी कोई अलग न्यूज़ हमारे पास आती है। नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फिलिंग इन द डाइट चार्ट। देखिए ये आर्टिकल लिखा गया है स्वामीनाथन के द्वारा एंड रामा नारायण के द्वारा। बात ये कर रही है नेशन वाइड के जो स्टडीज़ हुई है डाइटरी पैटर्न के ऊपर, खाने के ऊपर, किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के द्वारा। अब हम चलते हैं कि यहाँ पर क्या बातें की जा रही हैं। आर्टिकल अभी बताता है कि रिसेंटली हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है उन्होंने अपना डाटा को रिलीज़ किया है 2022 और 2023 के लिए।
कहाँ कौन करता है ये डाटा? देखिए प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि HCES का जो सर्वे होता है उसको कौन यहाँ पर कंडक्ट करवाता है। तो इसको याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो इसको हमेशा यहाँ पर कंडक्ट कराती है। एनुअली ये होता है, और ये होता भी है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास पूरा डाटा होगा तो उसके बाद जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, लागू कर पाएंगे। अब इसमें से कुछ हमारे पास बातें निकल कर आई। क्या क्या निकल के आई? जैसे कि जो हाउस होल्ड, किसी भी घर का हाउस होल्ड क्या होता है, किसी का घर होता है। कंज्यूमर यानी कि आप कितना किसी चीज़ को ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना है, और सर्वे ही होता है। तो कंज्यूम जो आप कर रहे हो उसका बास्केट निकाली गई, हाउस होल्ड कंज्यूप्शन बास्केट की, और वो 3 कैटेगरीज में बांटी गई यहाँ पर। पहली कैटेगरी थी फूड आइटम्स की, कि खाने के ऊपर कितना यहाँ पर खर्च हो रहा है। दूसरा था कि ऐसी चीज़ें जिनको कंज्यूम किया जा सकता है, उपभोग किया जा सकता है, वो कितना हो रहा है। और थर्ड था ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जिनका इस्तेमाल आप करते हो, अलग अलग गुड्स हो सकते हैं, सामान हो सकता है, टीवी इसमें आ सकते हैं, फ्रिज आ सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें। इन्हीं तीनों के लिए अलग अलग पैरामीटर्स भी बनाए गए थे कि इतने में कितना खर्च आ रहा है, इनमें कितना आ रहा है, इनमें कितना आ रहा है। पहली बार हमें पता चलता है कि अभी की बार ऐसा हुआ है कि देश में 50% से कम क्या हुआ है, फूड आइटम्स पे कम खर्च किया गया है। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप 50% से ज़्यादा आपकी जो इनकम होती है, आपका जो पैसा होता है, अगर उसको आप खाने पे ही खर्च कर दोगे तो आपके पास इनकम क्या होगी, कम होगी। ये संकेत देता है कि कुछ समय से, पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर हाउस होल्ड की जो इनकम है वो एक्चुअली में बढ़ रही है। लोगों के पास जो पैसा है वो बढ़ रहा है, इसी वजह से उनका खाने का जो आइटम है उस पर कम खर्च हो रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि फूड के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा खर्च किया जा रहा है वो किया जा रहा है मिल्क आइटम्स पे, या फिर डेयरी आइटम्स जो होते हैं। तो यहाँ पर चाहे अर्बन में देख लें या यहाँ हम रूरल में देख लें, दोनों जगह पर ये ऐसा हो रहा है। एवरेज यहाँ पर खर्चे की बात करें तो एवरेज जो यहाँ पर रूरल खर्च हो रहा है वो कर रहे हैं 3,500 रुपये या 3,737 रुपये, और अर्बन किसी का हर महीने का खर्च आ रहा है 6,449, यानी कि लगभग 6,500 रुपये पर मंथ यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा जो नैरेटिव है इंडियन हेल्थ सेंटर्स का, वो भी यहाँ पर बातें की जा रही हैं कि कैसे इसके ऊपर काम किया जाए। अब हम आगे देखते हैं कि इसी में बहुत सारी और बातें की गई, जैसे यहाँ पर एक सवाल पूछा गया कि आपका जो ये इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, इतना ज़्यादा खर्च आ रहा है, वो एक्चुअली में जो एक्सपेंडिचर ट्रेंड है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है, या फिर अलग जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट इनटेक है उसमें इनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो ये 3-4 कैटेगरीज में हम इसको बांटेंगे। सबसे पहले हम देख ही चुके हैं कि चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न हो रहा है। 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अब गुड्स पे लगा रहे हैं, खाने पे नहीं लगा रहे हैं। दूसरा जो मेन एंड बेसिक पॉइंट है वो है हेल्थ इम्प्लीकेशन, यानी स्वास्थ्य के ऊपर जो भोजन पे यहाँ पर प्रोसेस्ड फूड है उसके ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है उसका क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है, उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी की भी हेल्थ के ऊपर। देखिए अब पॉपुलैरिटी तो बहुत होती है, प्रोसेस्ड फूड आपको पता है पैकेट बंद खाना आता है, या फिर जो 2 मिनट में बनने वाली चीज़ें होती हैं, इनकी पॉपुलैरिटी तो बहुत है, लोग इनको बहुत लेना चाहते हैं, लेकिन इनके कुछ बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड रिस्क भी हैं। क्या क्या रिस्क है? देखिए इनमें 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हाई शुगर, इनमें जो मीठा होता है, शुगर होती है, वो बहुत ही हाई लेवल पे है, और साथ ही में इनमें सोल्ट का जो आपका कंटेंट होता है, सोडियम होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों ही मिला के ये क्या करते हैं कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब बुरी बात क्या है, ऐसा माना जाता है कि रूरल लेवल पर, गांव के लेवल पे शायद ये इतना नहीं मिलता होगा, लेकिन डाटा कुछ और बोल रहा है। डाटा बोल रहा है कि जो उपभोग किया जा रहा है, जो कंजप्शन किया जा रहा है दोनों ही लेवल पे, चाहे वो ग्रामीण स्तर हो या फिर वो शहरी स्तर हो, दोनों पे ही यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि सिमिलर लेवल है, बहुत ही बड़ी मात्रा में इनका इस्तेमाल हो रहा है और सिमिलर लेवल पे ही इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन जो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट है उनको भी यहाँ पर ओवरशैडो कर रहा है प्रोसेस्ड फूड। जब एक्सपेंडिचर पैटर्न की बात आती है तो ये एक हेल्थ कंसर्न दिखा रहा है कि आगे आने वाले समय में इंडिया के अंदर स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंसर्न है, चिंता यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि खाना लोगों का इतना बदल रहा है।
अब हम चलते हैं न्यूट्रिएंट के ऊपर कि पोषण कितना लिया जा रहा है पब्लिक हेल्थ के अंदर। तो पोषण में हमें दिखाई देगा, देखिए बहुत सारे ऐसी स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप हैं। डेमोग्राफिक क्या होता है, आपका जनगणना से रिलेटेड, तो डेमोग्राफिक, तो ऐसे डेमोग्राफिक अलग अलग ग्रुप्स हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो 1 साल से लेकर यहाँ पर 15 साल का ग्रुप है, या फिर वुमेंस का जो 15 से लेकर यहाँ पर 49 का एज ग्रुप है। इन दोनों ही एज ग्रुप के अंदर क्या है, एनीमिया एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। एनीमिया क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, और उसका कारण है क्योंकि आप फूड तो ले रहे हो लेकिन न्यूट्रिएंट इतना नहीं ले रहे हो, पोषण का ध्यान नहीं लिखा जा रहा है। वाइल जो एक्सपेंडिचर है साल्ट या शुगर के ऊपर वो कम दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर प्रोसेस फूड के अंदर भी उन चीज़ों को भारी मात्रा में खा रहे हो। अब यहाँ पर एब्सेंस दिखाई गई है नेशनल न्यूट्रिएंट मॉनिटरिंग ब्यूरो की तरफ से, जो नेशन वाइड के जो डाइट है, न्यूट्रिशन सर्वे है, उनको करवाता है मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी। अब की बार वो नहीं हुआ है, इसी वजह से हम बहुत डिटेल में इसको नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये समस्या बहुत ही सामने दिखाई दे रही है। अब इसका समाधान क्या हो, हमने देखा कि सर्वे में क्या आया था, हमने देखा सर्वे में प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब हम मेंस की तरह से अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, इसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो कंक्लूजन में आपको हमेशा पॉजिटिव रह के समाधान बताना है, सोल्यूशन बताना है। तो वही एक सोल्यूशन है। देखिए पॉलिसी रिकमेंडेशन करना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं है कि न्यूट्रिशन एक्चुअली में है क्या। लोगों को पता ही नहीं है कि विटामिन कितने होते हैं, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, वो क्या काम आता है। तो इसके लिए लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी, शिक्षा बढ़ानी पड़ेगी, आप लोगों को बताना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फूड पे लेबल करो, फूड जो आप बना रहे हो उसके ऊपर लेबल अच्छे से होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है। हेल्थ टैक्सेस लगाओ, अगर किसी भी चीज़ के अंदर फैट ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, सोल्ट ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को जैसे एडवांस कंट्रीज़ में होता है कि इनके ऊपर हेल्थ टैक्स लगता है, क्योंकि आप स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हो, तो इसी वजह से चीज़ें महंगी होंगी, और टैक्स होगा, महंगी होंगी तो ज़्यादा लोग फिर इन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, क्योंकि ये चीप है, क्योंकि ये बहुत सस्ती मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रूट्स। अगर आप लेना चाह रहे हो या फिर आप कोई भी वेजिटेबल ले रहे हो तो उनसे सस्ती मिल जाती है, इसी वजह से ये क्या करती हैं, ज़्यादा बिकती भी हैं। तो इसी वजह से इन पे फूड टैक्स होना चाहिए, और हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस आपको प्रमोट करनी चाहिए। इसी के अलावा लो कॉस्ट ईटरीज यहाँ पर फेमस करिए। देखिए लो कॉस्ट होना चाहिए, 30 रुपये में, 40 रुपये में एक हेल्दी आपको क्या मिलना चाहिए, खाना मिल जाना चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखिए, उसमें भी वेज और नॉन वेज से लेके दाल वगैरह जो होती हैं, ताकि प्रोटीन वगैरह सबको अच्छे से मिल पाए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस के लिए हमारा ये आर्टिकल अभी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जेंडर इक्वालिटी एज अ प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए ये आर्टिकल लिखा गया है डेमिलिया ओगुनबीएव के द्वारा एंड सौरभ कुमार। ये लोग बातें कर रही हैं, देखिए यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और कह रही हैं कि कैसे जो जेंडर इक्वालिटी है, यानी कि आपके जो जेंडर समानता होती है, यहाँ पर दोनों ही जो जेंडर है, मेल फीमेल दोनों के अंदर जब इक्वालिटी आएगी, जब समानता आएगी, तो वो एक्चुअली में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ऑटोमेटिकली लेकर जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमें इस तरीके से अपना विकास करना है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स है उनके लिए भी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो उनके लिए भी बच जाए, वो भी उन पे इस्तेमाल उनका कर सके। तो ये हमारा हक बनता है कि हम आगे का सोचकर अभी जो भी हम खर्च कर रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर पर्टिकुलरली, तो उसका हम लोग ध्यान रखें। देखिए बात की जा रही है 3 सस्टेनेबल गोल्स की। पहला क्या है, सस्टेनेबल गोल जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चलाए गए हैं, नंबर 5, दूसरा है नंबर 7 और थर्ड है नंबर 12। अब नंबर 5 जो है वो बात करता है जेंडर इक्वालिटी की, नंबर 7 बात करता है क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी की, और नंबर 12 बात कर रहा है क्लाइमेट एक्शन की। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो नंबर 5, 7 और जो 12 सस्टेनेबल गोल हैं, ये एक्चुअली में तीनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। आप अगर जेंडर इक्वालिटी ले आएंगे, नंबर 5 को ले आएंगे, तो उससे क्या होगा कि ये माना जा रहा है कि ऑटोमेटिकली क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी भी आएगी, क्योंकि औरतों के ऊपर यानी कि जो फीमेल होती हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो हाउस होल्ड में ज़्यादा रहती हैं, घरों में ज़्यादा रहती है, और एनर्जी का इस्तेमाल करने का जो ज़्यादा एक्चुअली में इम्पोर्टेंस है वो भी उन्हीं के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि वो क्या करती हैं, चाहे वो बाथिंग वगैरह के लिए कुछ भी करना हो, चाहे वो कुकिंग करनी हो, एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा वही करती हैं।
तो इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये सिर्फ एक सोशल जस्टिस का मैटर नहीं है, रेदर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी मैटर है। वुमेन एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाती है एनर्जी के एक्सेस में भी, यानी कि जो एनर्जी मिलती है उस पर भी, फिर एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, कई बार गांव में आप देख पाएंगे कि उपले वगैरह एनर्जी जो होती है चाहे वो रिन्यूएबल ना हो वो वुमेन्स के द्वारा ही बनाया जाता है, प्रोडक्शन वो कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं, और उसके बाद कंजप्शन का भी, तो वो खर्च भी वही करती हैं, यानी कि उपभोग भी ज़्यादा वही कर रही हैं, तो कंजप्शन भी वही कर रही हैं। इसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन और एनर्जी सेक्टर के अंदर उनका जो इम्पैक्ट है वो एक्चुअली में अभी भी लिमिट्स में है, उसके आगे भी कुछ ना कुछ बैरियर्स अभी भी लगे हुए हैं जो उनकी इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज़ को हिंडर करते हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी ओवरऑल वहाँ पर क्या करते हैं, बाधक बन जाते हैं। अब हम चलते हैं जेंडर इक्वालिटी। अगर एनर्जी के अंदर देखें तो बहुत सारे ऐसे पार्ट है वर्ल्ड में जिसमें वुमेन जो होती है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है हाउस होल्ड की एनर्जी मैनेजमेंट के लिए, जिसमें कुकिंग, हीटिंग, लाइटिंग तीनों ही आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ने कुछ ऐसा बना दिया है कि वुमेन भी जो एनर्जी में आ सकती हैं, लेकिन इन्हीं कारणों से, क्योंकि अब वो एनर्जी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करती हैं, तो एनर्जी का इस्तेमाल की वजह से, ईंधन की वजह से, फ्यूल की वजह से उन्हीं के ऊपर उनका ज़्यादा असर भी दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? हमें ये पता चला है कि हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन की वजह से, घरों में जो एयर पोल्यूशन होता है उसकी वजह से लगभग हर साल 3.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, यानी समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। 3.2 मिलियन, लगभग हम बोल सकते हैं कि 32 लाख लोग ऐसे हैं जो हर साल मर जाते हैं। इनमें से क्या होता है कि 32 लाख में से 60% जो जिनकी डेथ होती है पोल्यूशन रिलेटेड, 60% से ज़्यादा वो वुमेन एंड चिल्ड्रन ही है, यानी औरतें और जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा डेथ उन्हीं की होती है। और वो किससे होती है? जो घरों के अंदर एयर पोल्यूशन हो रहा है। इसी वजह से बातें हैं कि जो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन है उसको ख़त्म करना है। उसी वजह से हम LPG जैसी सिलेंडर्स को लाते हैं ताकि औरतों को चूल्हों के ऊपर जो है वो खाना ना बनाना पड़े, ईंधन के रूप में उनको उपलों का इस्तेमाल ना करना पड़े, फिर उससे और ज़्यादा पोल्यूशन होता है, PM 10.5 वहाँ से निकलता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, उसी के लिए हम काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक चीज़ का इतना ज़्यादा असर वुमेन पे हो रहा है तो उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है। पर्टिकुलरली जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर अगर हम वुमेन को देखें वर्ल्ड वाइड तो हम पाते हैं कि केवल और केवल 22% ही ऐसी औरतें हैं जो इसमें काम करती हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती हों, लेबर की तरह, चाहे वो वैसे काम करती हों। अब हम देखते हैं कि ऑल ओवर ग्लोबल लेबर फोर्स क्या है, यानी कि ग्लोब में पूरे में लेबर में औरतों की भूमिका कितनी है। तो ये डाटा निकल के आता है 48% का। अब ये डाटा किसने निकाला है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उनके द्वारा ये है। और ग्लोबल लेबर फोर्स के अंदर भी हमें पता चलता है कि कहाँ 48% महिलाएं बराबरी में काम करती है आदमियों के, वहीं पर एनर्जी में केवल और केवल ये 22% है ग्लोबल लेवल पर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितना है? इंडिया में ये केवल 10% ही है। औरतें जो एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करती हैं वो केवल 10% है इंडिया के अंदर। अब इसका समाधान क्या हो, क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? देखिए, जो जेंडर गैप है इसको ब्रिजिंग करना पड़ेगा। इसके लिए जो पार्टिसिपेशन है औरतों का वो बढ़ाना पड़ेगा एनर्जी सेक्टर में, खास करके सब नेशनल लेवल से आप इसको शुरू कर सकते हो, सब नेशनल लेवल। उसके बाद आप नेशनल लेवल पर जाएंगे और उसी के बाद हम इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं कि यहाँ से काम हमने शुरू किया है। इनिशिएटिव लेने चाहिए, कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पर बताए भी गए हैं। अब ये इनिशिएटिव प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसी वजह से आप इन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्या क्या इनिशिएटिव है? सबसे पहला इनिशिएटिव अगर हम बात करें तो सबसे पहला इनिशिएटिव का नाम है ENTICE। ENTICE का क्या मतलब है? एनर्जी ट्रांजिशन इनोवेशन चैलेंज। अब ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो वुमेन्स को यहाँ पर एंटरप्रेन्योर वेंचर करने देता है, यानी कि आप एंटरप्रेन्योरल काम कर दीजिए। कोई सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिस अगर आप लेके आ रही हैं तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी जाती हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी अवसर मिलता है डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, जो कि डेवलप किया गया है बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इंडिया भी इसमें फिलोंथ्रेपिक लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे काम कर रहे हैं। जो एवरीडे का औरतों का काम होता है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, जो डरग्रेरी उनको करना पड़ता है उसको कम किया जा सके। तीसरा इनिशिएटिव है यहाँ पर सोलर मम्मा के नाम से। तो सोलर जो ममाज होते हैं इसमें क्या किया जा रहा है? ये एक्चुअली में एक
इंस्पिरेशनल इनिशिएटिव है, इंडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया है और इंडिया में बेयरफुट कॉलेज है उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर जो इलिटरेट अनपढ़ जो महिलाएं हैं उनको लिटरेट किया जाता है सोलर इंजीनियर की तरह, तो सोलर एनर्जी की तरफ उनको बनाया जाता है और सोलर इंजीनियर वो बनेंगी। इसके अलावा क्लीन पावर में वो काम कर सकेंगे। तो इसी वजह से 3 ऐसे इनिशिएटिव हैं जो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर याद रखने चाहिए। सिमिलरली अभी वुमेन का जो इंक्रीज़ हो सकता है पार्टिसिपेशन के अंदर एनर्जी सेक्टर में, वो और भी इनोवेटिव सॉल्यूशन की तरफ बढ़ाया जा सकता है। प्रोडक्टिविटी इससे इंक्रीज होगी, सोशल एंड एनवायरमेंटल जो आउटकम्स आएंगे वो भी इससे एनहेंस हो जाएंगे। तो यही एक चीज़ है कि 71% अगर आप ज़्यादातर चलेंगे तो 71% ऐसे फीमेल्स है जो अगर क्लीन टेक्नोलॉजी को लाइवलीहुड के लिए अप्लाई करती हैं तो टोटल हम देख पाएंगे कि बहुत सारा इससे असर बहुत सारी औरतों के जीवन पे दिखाई देगा। और इवन इसी से अगर हम क्लीन एनर्जी लेके आते हैं तो जेंडर इक्वलिटी तो ऑब्वियसली आ ही रही है, उसके साथ साथ क्या होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 7 है, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी आएगी, वो भी इससे इंटरलिंक है। और अगर ये होगा तो क्लाइमेट जो एक्शन है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो भी क्या होगा, उस पर भी पॉजिटिव असर यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इंडिया पोइज टू साइन ट्रेड अग्रीमेंट विद 4 नेशन EFTA ब्लॉक टुमारो। देखिए आज 9 मार्च है और ये जो होने वाला है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये होने वाला है ट्रेड अग्रीमेंट एक्चुअली में 10 मार्च को। अब ये डील्स हो रही हैं, इकोनॉमी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है GS पेपर 3 में, और GS पेपर 3 में भी ट्रेड से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि इंडिया और जो 4 EFTA क्या होता है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ग्रुपिंग, यानी कि यूरोप के अंदर इसमें क्या होगा कि आप जो भी यहाँ पर ट्रेड का सामान ला रहे हो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं ले रहे हो पहले ही, तो ये नहीं ले रहे हो आप। अब ये नहीं लोगे तो इससे किसको फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा दोनों ही कंट्रीज़ को, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को चीप बनाकर सस्ती रखकर दोनों देशों में भेज पाएंगे जिसके साथ भी उन्होंने अग्रीमेंट किया है। और वहाँ की जनता, क्योंकि वो कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं दे रहा है, इतना महंगा नहीं है, और वहाँ की जनता उन सारी चीज़ों को खरीद पाएंगी एज अ वेरी माइल्ड प्राइजेस के ऊपर। इंडिया बहुत समय से अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रेड करना चाह रहा है, लगातार यहाँ पर बातें चल रही हैं, 2 साल से ज़्यादा हो चुका है यूरोपियन यूनियन के साथ बातें चल रही हैं। लेकिन अब 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें आइसलैंड आता है, लिechtenstein आता है, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड, ये 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ये ट्रेड डील साइन हो जाएगी मार्च 10 को। और ये भी एक्चुअली में एक पर्सन अवेयर होगा डेवलपमेंट का। तो जो फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है टीपा, वो एक्चुअली में फ्री ट्रेडमेंट की बात कर रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर कि हम यहाँ पर काम करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडिया और ओमान की डील भी चल रही है, जो अभी लीगल स्क्रबिंग है काम के अंदर चल रही है, वहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं। इंडिया एंड UK जो है वो भी रिव्यूड की जा रही है PMO के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है। इंडिया और UK की भी यहाँ पर बातें हो रही हैं कि लगातार कुछ उनकी शर्तें हैं, कुछ हमारी शर्तें हैं कि हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेंगे। देखते हैं कि क्या इसके ऊपर आगे रिव्यू होता है। कुछ ऐसा है जो कंक्लूडेड हो गया, जैसे कि 2022 के अंदर इंडिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरात का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ। उसके बाद 2022 में ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी इंटरिम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यहाँ पर साइन होता है। एक्सपेक्टेड है कि कुछ ऐसी इलेक्शन जब ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पर डील होगी, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया ऑस्ट्रेलिया डील। अब इंटरिम क्या होता है, हाफ, यानी कि कुछ समय के लिए ये किया गया है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव क्या होगा कि फुल टाइम फिर जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी जो डील होगी वो हो जाएगी इलेक्शन के बाद में। दूसरा यहाँ पर है इंडिया EU यूरोपियन यूनियन जो है उनके साथ में, तो 7th राउंड अभी लास्ट मंथ ख़त्म हुआ है टॉक्स का, और हमें लग रहा है कि इनके साथ भी हमारी डील ज़रूर हो जाएगी। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो यूरोपियन मुल्क है वो लगभग 100 बिलियन इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं अगले 15 साल के अंदर इंडिया के अंदर। तो इसी वजह से ये अलग अलग कैटेगरीज में होगा, जैसे कि फार्मा के अंदर, फूड प्रोसेसिंग के अंदर, इंजीनियरिंग, केमिकल। और जो इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट है वो एक्चुअली में फर्स्ट इस तरीके की होगी जिसमें EFTA जो कंट्रीज़ है वो इंक्लूड होंगी इंडिया में। इनमें से नॉर्वे सोच रहा है लगभग 1.6 ट्रिलियन सॉवरन वेल्थ फंड की, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेंशन फंड होने वाला है, जो कि रिकॉर्ड करेगा यहाँ पर लगभग $213 बिलियन 2023 में। क्या ये आंकड़े याद रखने ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको जस्ट थोड़ा बहुत जितना याद रह जाए उतना अच्छा है, आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आंकड़ों को याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
खैर यहीं पे आज हमारे दोनों न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़ा रहा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आऊँगी। अभी चलते हैं, जाने का समय है। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।